टॉपिक है और ओके टुडेस टॉपिक इज अबाउट व्हाई वी शुड नॉट यूज डिसीजन ट्री। यस, कोई है, जवाब है, बताओ क्या करता है? ओवरफ्लो नहीं होता है, ओवर फिटनेस। ठीक है, वो कल मैंने ही बताया था पर अभी मुझे दोबारा बताना है। ठीक है, तो वाई वी शुड नॉट चूज डिसीजन ट्री। ओके, सब समहाउ ना कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ इस तरह की मॉडल्स पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे जो काम तो कर रहे हैं लेकिन समहाउ दे आर नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। दैट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं डिसीजन ट्री की, तो डिसीजन ट्री का काम क्या था कि हमारे पास स्प्लिट आउट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन। ठीक है, किसी भी कंडीशन के बेसिस के ऊपर स्प्लिट कर रहा है और स्प्लिट के वक्त हम ये चेक कर रहे हैं वेदर इट इज अवर प्योर स्प्लिट और इम्प्योर स्प्लिट। प्योर स्प्लिट मतलब आपका एंट्रोपी या गिनी 0 हो जाएगा, इम्प्योर मतलब 0 या 1 के दरमियान में कोई वैल्यू आपके पास रह जाएगी। मैक्सिमम आपका इम्प्योरिटी का एंट्रोपी हो जाएगी 1 और मैक्सिमम इम्प्योरिटी की गिनी भी 0.5 है। ये सब चीजें हमने देखी। व्हाई वी शुड नॉट चूज डिसीजन ट्री या व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर डिसीजन ट्री हियर। समटाइम्स डिसीजन ट्री आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन समटाइम्स इट बेसिकली बिकम्स ओवरफिट। ठीक है, ओवर फिटनेस शो कर सकता है। अब ओवर फिटनेस कैसे शो करता है? ये ओवर फिटनेस ऐसे शो करता है, फॉर एग्जांपल ओवर फिटनेस का मतलब क्या होता है? हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था हमने कि ओवर फिटनेस का मतलब होता है जब आपके पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत प्रोमिनेंट आ रही हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 90% एक्यूरेसी आ रही है ट्रेनिंग, लेकिन जब आप उसको टेस्ट करते हो ऑन दैट डेटा जो उस मॉडल ने कभी देखा ना हो, जिसको आप टेस्टिंग डेटा भी कहते हो, उसके ऊपर जब आपने टेस्ट किया तो टेस्टिंग एक्यूरेसी आपके पास क्या आ रही है? फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही है 60%। नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ ओवर फिटनेस। व्हाई? बिकॉज योर मॉडल इज प्रिडिक्टिंग दोज वैल्यूज जिस पे आपने उसको ट्रेन किया है, उसको ये अच्छी तरीके से पहचान पा रहा है और डिसीजन ट्री बड़ी आसानी से ओवरफिट हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जब आप देखते हो डिसीजन ट्री का एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट टाइम देखा था, वहां क्या था? उसने स्प्लिट किया, फिर स्प्लिट किया, इन दी एंड जब तक सारे के सारे लीफ नोड नहीं बन जाएंगे तब तक उसको स्प्लिट करता रहेगा। वो फिर आपके ऊपर है, आप उसको मैक्स डेप्थ देके स्टॉप कर दो कहीं पर भी। लेकिन बाय डिफॉल्ट डिसीजन ट्री का काम क्या है? जब तक सारे नोड्स आपके लीफ नोड नहीं बन जाते तब तक वो उसको स्प्लिट करता रहेगा। अब जब आपने ट्रेनिंग के टाइम पे उसको जो डेटा प्रोवाइड किया है, ट्रेनिंग के टाइम में जो आपने उसको डेटा प्रोवाइड किया है, तो अब जाहिर सी बात है उसने उसी डेटा को स्प्लिट किया हुआ है, तो उसको पता है कि ये डेटा मुझे कहां पर जाके छोड़ देना। ऐसे ही था ना? अगर हम इसको, मैंने जो लास्ट टाइम हमने जो एग्जाम्पल किया था, जरा मैं उसको ओपन कर लेता हूं एक दफा ताकि इजीली आप लोग समझ पाओ। Here is your decision tree, ऐसा ही है। अब इस डिसीजन ट्री के अंदर आपने देखा जिस पे ट्रेन हुआ, ये इसको स्प्लिट किया, फिर यहाँ गया, फिर स्प्लिट किया, फिर इधर स्प्लिट किया, स्प्लिट करते करते आखिर में सारे के सारे लीफ नोड बन गए। अब जिस पे ये ट्रेन हुआ उसको ये अच्छी तरीके से जानता है, आपने इसको प्रोवाइड किया, ये आपको 100% एक्यूरेसी भी दे सकता है। मैं यहाँ पे 90 लिखा है पर 90 नहीं, ये आपको 100% एक्यूरेसी देगा। ट्रेनिंग की इसकी एक्यूरेसी हमेशा 100% आएगी। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका डेटा में प्रॉब्लम है, मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसीजन ट्री हमेशा ट्रेनिंग का आपको 100% एक्यूरेसी देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था, उसको पता होता है इसको कहां पे स्प्लिट करने के बाद आखिर में आके इस स्पेसिफिक नोड को फलानी जगह पे जाके उसने छोड़ देना, फेंक देना। तो ट्रेनिंग वाला इजीली पता चल जाएगा। जब टेस्टिंग की बात आएगी तो फिर ये दोबारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस चीज को कैसे खत्म किया जाए? हाउ वी कैन रिड्यूस द ओवर फिटनेस ऑफ डिसीजन ट्री।
फॉर दैट वी कैन यूज अ कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं इंसेंबल लर्निंग। अब इंसेंबल लर्निंग होता क्या है? इंसेंबल लर्निंग में हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता भी जाता हूँ। इस ओवर फिटनेस को खत्म करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं इंसेंबल लर्निंग। अब इंसेंबल ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंसेंबल लर्निंग काम कैसे करता है? हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंबल लर्निंग आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं नंबर 1 बैगिंग एंड बूस्टिंग। दो टाइप्स है हमारे पास इंसेंबल लर्निंग के। नंबर 1 इज बैगिंग एंड नंबर 2 इज बूस्टिंग। अगर आप बैगिंग की बात करते हो, मैं इस बैगिंग के अंदर हमारे पास आता है रैंडम फॉरेस्ट। एग्जाम्पल बता रहा हूं, दीज आर दी मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है, ये मॉडल है। बैगिंग है हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट is a machine learning model that is basically used on decision trees. To reduce the overfitness of decision tree, we will use random forest. As I already told you, हमारे पास यहाँ पर इंसेंबल लर्निंग के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जिसमें हमारे पास एक है बैगिंग, दूसरा है हमारे पास बूस्टिंग। अगर आप बैगिंग की बात करते हो, बैगिंग में हमारे पास एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जिसको हम नाम के देते हैं रैंडम फॉरेस्ट का। अगर आप बूस्टिंग की बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर 1 इज एडा बूस्ट। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है ग्रेडियंट बूस्ट, यानी आप इसको जीडी बूस्ट के नाम से भी जानते हो जी। उसके अलावा हमारे पास है एक्सजी बूस्ट, एक्सटेंडेड ग्रेडियंट डिसेंट बूस्ट। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा है कैट बूस्ट। These all are the machine learning algorithms जो basically different ensemble algorithms यानी ensemble learning के ऊपर काम करते हैं। अब इन algorithms पे काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए ensemble learning आखिर है क्या या किस तरीके से काम करती है। For example, let's talk about bagging. Bagging कैसे काम कर रही होती है यहाँ पे हमारे पास? In bagging, we have different estimators. For example, this is your first estimator. Estimator मतलब estimator बोल रहा हूँ। Estimator means your machine learning model, जो बेसिकली प्रिडिक्ट करता है ना, तो इसलिए हम उसको एस्टिमेटर का नाम भी देते हैं। इन बैगिंग या फिर इंसैम्बल की जब आप बात करते हो, इंसैम्बल का मकसद होता है आपके पास मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ काम करना। अभी तक आप लोग सिंगल मॉडल यूज कर रहे थे, डेटा दिया, उसने ट्रेन किया, आपने प्रिडिक्ट किया। If I say you can also create a complete pipeline of different models to predict one output, मतलब आपने 10 अलग अलग एस्टिमेटर्स उठा लो। बैगिंग टेक्निक किस तरीके से काम करती है? यहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक एस्टिमेटर हो गया, दूसरा एस्टिमेटर हो गया, तीसरा एस्टिमेटर हो गया, इवन दो वी हैव 4 एस्टिमेटर्स। अब ये अलग अलग एस्टिमेटर्स कुड बी डिफरेंट एस्टिमेटर्स आल्सो, कुड बी सेम एस्टिमेटर आल्सो। मतलब आप चाहो चारों के चारों लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अप्लाई कर दो, आप चाहो एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया आपका, दूसरा आपका नेव बायस हो गया, तीसरा आपका लीनियर कैसे हो सकता है, कैटेगोरिकल की बात कर रहा हूं ना मैं। अगर रिग्रेशन पे जाओगे तो फिर लीनियर रिग्रेशन भी आ जाएगा। कैटेगोरिकल की बात करें, आपके पास नंबर 1 लॉजिस्टिक आ गया, दूसरा आपने नेव बायस ले लिया, तीसरा आपने बोला चलो एसवीएम ले लेता हूं, चौथा आपने कहा कि डिसीजन ट्री ले लेता हूं। अब आपके पास 4 अलग अलग एस्टिमेटर्स एक साथ एक ही डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं।
और ये किस तरीके से काम आएगा? फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन व्हाट वी डू हेयर कि आपके पास एक सिंपल यहां से इनपुट जाएगा, ठीक है, सॉरी इधर से नहीं जाएगा, यहां से इनपुट जाएगा, इधर इनपुट प्रोवाइड किया, रिजल्ट आया, इसको इनपुट दिया, रिजल्ट आया, इसको इनपुट दिया, रिजल्ट आपके पास, दोबारा ऐसे इनपुट दिया, यहां पर भी आपके पास रिजल्ट आ गया। हाउ बैगिंग टेक्निक वर्क्स, किस तरीके से काम करती है, इन सारे इनपुट्स को ये बेसिकली क्या करेगा, एज दी एवरेज गेट करेगा, ठीक है, एवरेज ले लेगा यहाँ पे, इन सब का जो रिजल्ट होगा उसे हमने एवरेज ले लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले ने आपको जो रिजल्ट दिया वो था 0, दूसरे ने रिजल्ट दिया आपके पास 1, तीसरे ने रिजल्ट दिया आपको 0, चौथे ने भी आपको रिजल्ट दे दिया 0। हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें हमारे पास दो ही क्लासिफिकेशन है, 0 या फिर। अब इन सब का आप निकालोगे एवरेज, एवरेज निकालोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है, 0.25 कह सकते हो, लेकिन हम इसको 0 ही कंसीडर करेंगे, ये 0 कहलाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो एवरेज निकला हुआ है अप्रोक्सीमेटली 0, तो हमारे पास जो रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा वो इसको कंसीडर किया जाएगा। इसमें फायदा क्या होता है, इससे नंबर 1 फायदा हमें ये मिल रहा होता है कि हमारा एक ही एस्टिमेटर काम नहीं कर रहा, हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके डिफरेंट एस्टिमेटर्स के एल्गोरिथम के बेसिस के ऊपर डिफरेंट प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं अगर मैं, तो किस तरीके से एक्सपेंड होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ डेटा सेट हियर, दिस इज योर, फॉर एग्जांपल आपके पास x की वैल्यू, ये एक x हो गया आपका, ये दूसरा x हो गया आपका, तीसरा हो गया, ये डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज आ गई, अलग अलग डेटा सेट हो गया जिसके अंदर एक आपकी रो, सेकंड रो, थर्ड रो, डिफरेंट आपके पास रोज आ गई। इसी तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर आपने डिफरेंट मशीन लर्निंग के मॉडल्स बना दिए, दिस इज योर M1, दिस इज योर मॉडल 2, दिस इज योर मॉडल 3, दिस इज योर मॉडल 4, और इस तरीके से आप जितने भी लगाना चाहे 2M मतलब जितने भी आपने मॉडल्स के अंदर यूज करने। होगा क्या कि आपके पास 1 बाय 1 ये डेटा आपका अलग अलग मॉडल्स को प्रोवाइड किया जा रहा हो, ठीक है। यहां से कोई ना कोई, यहां पर आपके पास ये सारे मॉडल्स अपने आप को ट्रेन करेंगे एंड देन यू विल गेट द आउटपुट हियर। अब फॉर एग्जांपल दिस वाज द, यू कैन से नेव बायस मॉडल, ये आपका एक मॉडल था मशीन लर्निंग का, जिसका नाम है नेव बायस। एक और आपके पास है, इसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं दिस इज आवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये मॉडल जो है हमारा, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डिसीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अगेन यू कैन से, यहां पर हमारे पास एक और है SVM या SVC लिख देते हैं। अब आपके पास कितने मॉडल्स हो गए, अलग अलग मॉडल्स हो गए, टोटल 4 मॉडल्स। फर्स्ट ने आपके पास वैल्यू दे दी 1, दूसरे ने आपके पास वैल्यू दे दी मतलब 0 1, इसने भी 0 दे दी, इसने भी 0 दे दी। आपके पास इन दी एंड इन सबको इसने क्या करना है, एवरेज निकालना। एवरेज निकालने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 0 आता है, दिस इज योर फाइनल आउटपुट और प्रेडिक्टेड y, या फिर y हैट लिख देता हूं मैं इसको, सिंपल। दिस इज हाउ बैगिंग वर्क्स। अगर हम बात करते हैं बूस्टिंग, बूस्टिंग किस तरीके से काम करता है, इट विल कंज्यूम टाइम बट इट डिपेंड्स। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ओवर फिटनेस आ रही है और आप अलग अलग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के बाद भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो आप ये टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो। और जाहिर सी बात है इट टेक्स टाइम, व्हाई, बिकॉज वी हैव डिफरेंट मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स व्हिच आर बेसिकली सेपरेटेडली बीन ट्रेन, मतलब ये सारे मॉडल्स सेपरेटली ट्रेन हो रहे हैं, सेपरेटली ट्रेन किए जा रहे हैं, पैरेलल ट्रेनिंग यहां पे हो रही है। पैरेलल मतलब ये अलग ट्रेन हुआ आपके पास एक, इसने कोई ना कोई आउटपुट दे दिया, यहां से अलग ट्रेन हुआ, कुछ ना कुछ आउटपुट दे दिया, इधर अलग ट्रेन हुआ, कुछ ना कुछ आउटपुट आ गया, यहां से अलग ट्रेन हुआ, कुछ ना कुछ आउटपुट आ गया। लेकिन एक और चीज, डेटा सेट
जो आपका है वो कैसे डिवाइड किया जाएगा? 4 हैं तो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका एक पार्ट एक मॉडल के लिए जाएगा, दूसरा पार्ट दूसरे मॉडल के लिए जाएगा, तीसरा पार्ट तीसरे मॉडल को चला जाएगा और चौथा पार्ट आपके पास फोर्थ मॉडल के लिए यूज किया जाएगा, जिसको आप क्रॉस वैलिडेशन का नाम भी देते हैं। कंप्लीट अगर आप यूज करते हो फॉर एग्जांपल, वो तो निकाल दो आप। आई एम टॉकिंग दिस इज योर ट्रेनिंग सेट, ठीक है? ट्रेनिंग सेट को डिवाइड करो तो ट्रेनिंग सेट को ही मैं 100% समझ रहा हूं। नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे भी आपको पता है आपके पास इनफ डेटा होना चाहिए टू प्रिडिक्ट समथिंग। अगर आपके पास डेटा इनफ नहीं है तो आप सिंगल मॉडल पे भी आपके पास प्रिडिक्शन अच्छी नहीं आएगी। तो यू शुड हैव इनफ डेटा टू प्रिडिक्ट समथिंग। Naive bias. This is a model. Naive bias. This is a model. We will see this later. Now we are talking about boosting. How does this boosting works? यहां पर जो आपका बैगिंग था, बैगिंग में क्या था? All the machine learning models were working parallelly. मतलब हर मॉडल अलग से ट्रेन हो रहा था, अलग आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा था। इन दी एंड आप एवरेज निकाल रहे थे और आपके पास रिजल्ट आ रहा था। When we are talking about boosting, this is basically where all the different models are connected together on a chain rule, ठीक है? एक चेन रूल के ऊपर कनेक्टेड है। कैसे? वहां पर पैरेलल था, इधर किस तरीके से काम आएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स होंगे, जैसे कि आपका हो गया M1 हो गया आपके पास, दिस इज योर M2 हो गया, दिस इज योर M3 एंड दिस इज योर एंड जितने भी मॉडल आप इसके अंदर कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट कर सकते हो। दीज ऑल मॉडल्स कैन बी डिफरेंट मॉडल्स ऑल्सो, कुड बी द सेम मॉडल ऑल्सो। मतलब आप चाहो एक ही मॉडल के मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करो मॉडल। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो ये सारे के सारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल्स हैं, ये भी हो सकता है, बैगिंग में भी हो सकता है। आप चाहो ये सारे के सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं, इट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल। नाउ हाउ डज दिस बूस्टिंग वर्क? बूस्टिंग बेसिकली आपके इंटरकनेक्टेड चेन रूल के ऊपर काम करता है। वन इनपुट विल बी प्रोवाइडेड, यानी द कंप्लीट डेटा सेट वुड बी प्रोवाइडेड टू द फर्स्ट मॉडल। द रिजल्ट मतलब इसमें क्या होगा? इसने क्या करना है? कुछ सही आंसर्स देने, लेकिन कुछ रॉन्ग आंसर भी प्रोवाइड करने, यानी इट विल जनरेट सम एरर्स। दीज एरर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट वन। Now this model will reduce those errors. इन errors को कहीं ना कहीं और रिड्यूस कर देगा। तो फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपके पास स्टिल सम एरर्स आते हैं तो ये और आगे चले जाएंगे, ये और रिड्यूस करता जाएगा। लूप यू कैन, दिस इज नॉट अ लूप बट इट इज अ चेन रूल। मतलब डेटा सेट प्रोवाइड किया, इसने कुछ सही आंसर दिए, कुछ रॉन्ग आंसर दिए, यानी आपके एरर्स जनरेट किए। एरर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट मॉडल, वो उन एरर्स को और रिड्यूस कर देगा। फिर आपने वही सेम मॉडल वही अगर उसने भी कोई एरर्स प्रोड्यूस किए तो अब दीज एरर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट मॉडल, तो फिर उसको और रिड्यूस करता जाएगा। दिस इज कॉल्ड ए बूस्टिंग। मतलब आपके रिजल्ट को ये बूस्ट कर रहा है। एरर कैसे पता चलेगा? y माइनस वाई हैट, यही था ना हमारा एरर फाइंड करने के लिए तरीका। एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही तो एरर है, हमें तो एक्चुअल वैल्यू देखनी है ना। अगर वो नहीं आ रही तो वो तो एरर है आपके पास, तो ये उसको आगे बढ़ाता जाएगा। एरर नहीं जाएगा, जिस वैल्यूज को उसने रॉन्गली प्रेडिक्ट किया वो आगे जाएगा, वो उसमें से और एरर रिड्यूस करता जाएगा। डेटा सेट पे ट्रेन हो गया, आपने डेटा सेट प्रोवाइड किया, सम रिजल्ट सही आए। जब उसने कुछ रिजल्ट बिल्कुल सही दिए, उसको दोबारा ट्रेन करने की जरूरत क्या है? जब वो सही रिजल्ट दे रहा है तो उसको नहीं देगा। अब जो एरर्स वाले डेटा था वो आगे चला जाए। इन दी एंड आपके पास एक सिंगल आउटपुट आएगा। हाँ ना, सारा पूरा का पूरा डेटा एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। कंटिन्यूसली नहीं, ओनली फॉरवर्ड मूवमेंट, कोई बैक नहीं है इसमें। ऑल द मूवमेंट इज फॉरवर्ड मूवमेंट,
नो बैकवर्ड मूवमेंट इज अप्लाइड हेयर। ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट आगे जाएगी जब आप लोग, बैकवर्ड मूवमेंट बहुत जरूरी होती है लेकिन वो अभी नहीं है, इसमें नहीं। जब आप डीप लर्निंग पर आओगे ना, उसमें आपके पास आता है बैक प्रोपोगेशन मूवमेंट, उसमें ये डेटा वापस भी जाता है, पर अभी इसमें कुछ भी नहीं। इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट ही होगी, डेटा आया, ट्रेन हुआ, एरर्स आए, आगे दिया गया और एरर्स कम हुए, ट्रेन हुआ और आगे दिया गया, फिर एरर्स कम किए गए, इन दी एंड आपके पास मिनिमल एरर्स के साथ रिजल्ट्स आएंगे। अब आपके ऊपर है, आप कितने भी इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई कर सकते हो। नाउ हाउ डज दिस रैंडम फॉरेस्ट कम्स फ्रॉम? इन दोनों टेक्निक्स में से हमारे पास, या इन दोनों टाइप्स ऑफ एंसेंबल लर्निंग में से हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट कहां पर आता है? The random forest is basically an ensemble algorithm, comes from the type of bagging techniques. Bagging में क्या था? All the models were basically parallelly doing their job, मतलब पैरेलल जॉब कर रहे थे, वो खुद से ट्रेन हो रहे हैं, पैरेलली ट्रेन हो रहे हैं, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, किसका रिजल्ट किसी और के पास नहीं जा रहा, कोई आपके पास इंटरकनेक्टेड चेन रूल अप्लाई नहीं हो रहा, सब अपना अलग अलग आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, व्हाई वी आर चूजिंग रैंडम फॉरेस्ट हियर? द वर्ड रैंडम तो ठीक है, रैंडम को छोड़ देते हैं, द वर्ड, द सेकंड वर्ड इज द फॉरेस्ट हियर। नाउ फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है फॉरेस्ट, जंगल। हमने ओवर फिटनेस किसकी कम करनी थी? डिसीजन ट्री की। तो रैंडम फॉरेस्ट किस पे बिल्ड हुआ है? डिफरेंट डिसीजन ट्रीज आर बेसिकली वर्किंग पैरेलली इन जस्ट वन रैंडम फॉरेस्ट। आप इसके अंदर 100 डिसीजन ट्रीज बना सकते हो, आप इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन ट्रीज बना सकते हो। तो द फॉरेस्ट मीन्स के वी आर creating a collection of different decision trees in just a single ensemble model, that is random forest. ठीक है, now what is random here? random क्या? The random is basically all these decision trees are, forest means it is a collection of different decision trees. Why we are basically choosing random forest over the decision tree? Because to avoid the over fitness of decision tree. डिसीजन ट्री ओवर फिटनेस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसे मालूम होता है ट्रेनिंग डेटा कहां पर जाके उसने फेंकना है, तो इसलिए उसको समझ में आ जाता है, तो वो ट्रेनिंग पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। आप अक्सर नोट करोगे आपके पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी ऑफ योर डिसीजन ट्री विल ऑलवेज बी 100% अनटिल एंड अनलेस आपने मैक्सिमम डेप्थ कम ना की। अगर आपने मैक्सिमम डेप्थ कम नहीं की है तो आपका डिसीजन ट्री हमेशा ट्रेनिंग की 100% एक्यूरेसी दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज होता है कि कौन सा डेटा कहां जाके छोड़ना है, क्योंकि उसने डिफरेंट कंडीशन के ऊपर स्प्लिट किया हुआ है, वो सारी कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो रही होंगी और वो स्प्लिट होता हुआ इन दी एंड उसी लीफ नोड में जाके बैठ जाएगा। इस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है? रैंडम फॉरेस्ट क्रिएट करना है। फॉरेस्ट मीन्स मल्टीपल, you can say the collection of different decision trees. Randomly means what? Random means all these decision trees will be randomly selected for the specific job. यहां पर ये नहीं है कि भाई रैंडम आपने बहुत सारी बना ली तो अब जाहिर सी बात है बैगिंग है, ये अलग दे रहा है, ये अलग दे रहा है, ये अलग दे रहा है, सारे के सारे ओवरफिट हो गए तो फिर फायदा। यहां पर क्या होगा कि आपके पास ये सारी की सारी ट्रीज, जितने भी डिसीजन ट्रीज है, ऑल दीज डिसीजन ट्रीज आर बेसिकली रैंडमली सिलेक्टेड ओवर द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। 100 डिसीजन ट्रीज हैं, रैंडमली सिलेक्ट की गई कि भाई हमने पहले ये डिसीजन ट्री उठानी है, फिर ये डिसीजन ट्री उठानी है, फिर दूसरी उठानी है। अब ऑल डिसीजन ट्रीज कंसिस्ट ऑफ द कंप्लीट डेटा? नो, दिस कंप्लीट डेटा सेट विल बी डिवाइडेड टू ऑल ऑफ दीज डिसीजन ट्री। इन सब के पास पूरा डेटा जो है वो डिवाइड होकर सबके पास चला जाएगा। अब 100 है आपके पास टोटल, फॉर एग्जांपल
1000 रोज है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, टोटल आपके पास 1000 रोज है, all the decision trees basically gets 100 या 10 सॉरी 10 रोज, ठीक है, तो 10 रोज उन सबके पास चली जाएंगे। ऑन दिस बेसिस क्या होगा, जब आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो ऑल दीज डिसीजन ट्रीज विल प्रिडिक्ट वन आउटपुट एंड वी विल गेट द एवरेज ऑफ द आउटपुट, और एवरेज के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट आउटपुट मिलता है वो आपका वाई हैट कहलाता है, ठीक है। एंट्रोपी यहां पर भी अप्लाई होगी, गिनी इंडेक्स यहां पर भी अप्लाई होगा, इंफॉर्मेशन गेन इधर भी अप्लाई होगा फॉर एवरी सिंगल डिसीजन ट्री, ठीक है। अब हो सकता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, जैसे कि हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं, किसी को हार्ट डिजीज अगर आती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है आपके पास, तो आपको हार्ट डिजीज का खतरा है, आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, गारंटीड नहीं है। देखो खतरा है, लेकिन आप अगर देखो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आने वाले केसेस बहुत कम होंगे, बहुत मिनिमल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, आप डेटा सेट के अंदर आपके पास शुरू में कैसे लोग आए जिनको हार्ट डिजीज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं हो रही, किसी और वजह से हो रही है। अब अगर आप इंफॉर्मेशन गेन निकालोगे तो हो सकता है आपके पास जो लोग विदाउट कोलेस्ट्रॉल लेवल के हार्ट अटैक हो रहा था उनमें से कोई एक फीचर आपको इंफॉर्मेशन गेन के अंदर सबसे पहले मिल जाए, मतलब उसका सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन गेन आ रहा हो, तो आपने उसको स्प्लिट कर दिया। जब आपने स्प्लिट किया, जो कोलेस्ट्रॉल वाले थे वो उसमें स्प्लिट नहीं होंगे, ऐसा ही है। अब आपने रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई किया, इसने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया। अब हो सकता है ऐसा हो कि जो कोलेस्ट्रॉल वाले थे वो किसी एक डिसीजन ट्री के अंदर चले गए, जो बाकी थे वो किसी दूसरे में चले गए, फॉर एग्जांपल डिवाइड हो गए। अब जो कोलेस्ट्रॉल वाला आपका डिसीजन ट्री होगा वो कोलेस्ट्रॉल की बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहा होगा, तो वहां से आपको कोलेस्ट्रॉल वालों का रिजल्ट फौरन मिल जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। इसीलिए हम यहां पर इनसैम्बल टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका रैंडम फॉरेस्ट है। इनसैम्बल टेक्निक्स का और भी बहुत सारे फायदे हैं। इनसैम्बल का मतलब होता है कि आप कलेक्शन ऑफ डिफरेंट, अब यहां पर आप देखोगे तो मॉडल्स की बात करेंगे, ठीक है। अब इनसैम्बल का एक और फायदा क्या होता है कि कभी कभार हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक मॉडल किसी स्पेसिफिक डेटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो आउटपुट हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल वो आउटपुट हमें तब अच्छा मिलेगा जब हमारे पास कोई दूसरा हमें मॉडल अप्लाई करना पड़ जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है सारे मॉडल्स आपके डेटा के ऊपर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, अब क्या करें, हाउ टू इंक्रीज इट, we will combine two models. You can combine it by bagging technique, you can combine it by boosting technique, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप प्री बिल्ड मॉडल्स की बात करो तो आपके पास रैंडम फॉरेस्ट भी है, आरा बूस्ट भी है, कैट बूस्ट भी है, जीडी बूस्ट भी है, एफजी बूस्ट भी है, ये सारे के सारे डिफरेंट सैम्पल मॉडल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। देखो जब आप मशीन लर्निंग मॉडल की बात करते हैं ना, देयर इज नो, यू कैन से, हम किसी तरीके से भी इस चीज का नहीं बता सकते कौन सा मॉडल किस जगह पे अच्छा परफॉर्म करेगा, यू कैन नॉट से दैट, यू कैन नॉट से दैट। द ओनली वे इज कि आपने उसे यूज करना है एंड ऑब्जर्व करना है, यूज इट एंड ऑब्जर्व इट, बाय द ऑब्जर्वेंस यू कैन से कि ये मॉडल आपका इस टाइप के डेटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। टेस्ट किस चीज का, तो आप एक्यूरेसी निकालोगे, जिस पे एक्यूरेसी अच्छी आ रही है वो मॉडल वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करना है, आपके पास रिकॉल भी है, आपके पास प्रिसीजन भी है, F1 स्कोर भी है, इन सब चीजों को देखना होता है। उसकी वजह क्या होती है, कभी कभार डेटा इनबैलेंस हो रहा है आपके पास, तो डेटा इनबैलेंस की वजह से क्या होता है, एक्यूरेसी 100% आ रही होगी लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहा होता, लेकिन टेस्टिंग वाले सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी थी, ये चीजों का ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। ये समझ आ गया इनसैम्बल।
नहीं, LLM इज समथिंग एल्स, वो फिर अलग चीज हो जाएगी, वहां पर फिर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स कम हो जाएंगे, वहां पर रैंडम फॉरेस्ट वगैरह की चीजें अप्लाई नहीं होती। आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जब LLM खुद अपना काम कर रहा है तो रैंडम फॉरेस्ट की क्या जरूरत है। हाँ, आपने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाली, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में लिखा होता है आपके पास एक कैटेगरी के कितने डेटा सेट थे इन टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल आपने टेस्टिंग की क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाई, अब देखा होता है एक कैटेगरी के 0, तो आप एक्यूरेसी पे कभी भी यू कैन से ये नहीं कह सकते कि आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि अगर आपके पास एक कैटेगरी 0 है, बाकी सब दूसरी कैटेगरी के, वो दूसरी कैटेगरी वो ढूंढ भी रहा है, तो आपके पास एक्यूरेसी हमेशा 100% ही आएगी, इवन दो योर प्रिसीजन रेट भी 100% आएगा, रिकॉल शायद ना आए, लेकिन प्रिसीजन आपका 100% आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। F1 स्कोर भी आपके पास 50% आएगा, तो ये चीजों का ख्याल करना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रैंडम फॉरेस्ट देखते हैं। ठीक है, फिर आपको एक टास्क देता हूं, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने डिसीजन ट्री भी अप्लाई करना है, आपने रैंडम फॉरेस्ट भी अप्लाई करना है। जो नेक्स्ट वीक का आपका टास्क होगा उसमें आपने ये तीनों अप्लाई करने होंगे। ठीक है, एक मैं बढ़ा दूंगा, दैट इज एडाबूस्ट, वो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कहाँ से मिलेगा, और आपने वो खुद अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर ये 4 मॉडल्स आपने एक ही डेटा के ऊपर अप्लाई करना, वही कोड है यार, टेंशन नहीं है, बस पता करना है मिलेगा कहाँ से, वो भी बता रहा हूँ, पता चल जाएगा। ओके, तो टुडेज टॉपिक के हिसाब से हम जरा इसको थोड़ा बंद करें।